लिख लें आप दोबारा इसको। लास्ट क्लास में आपने क्या किया था, ये कुछ फॉर्मूला हमने ओवरऑल फाइंड कर ओवरऑल लिखे थे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपने ये लास्ट क्लास में लिखा था। ये सब्सटेंस कोई भी हो सकता है। सब्सटेंस से क्या मतलब हमारा, ये एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो सकता है। तो डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉरी मोलर मास से डिवाइड करना, मोलर मास। तो इनमें से कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंटल मास बाय मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला हमने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स के लिए, वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सैंपल divided by 6.022 into 10 की पावर 23। अब नंबर ऑफ मोल्स बार बार आएगा तो इसको मैं n से डिनोट कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स को n से डिनोट कर रहा हूं। एवोगाड्रो नंबर को हम डिनोट करेंगे Na से। तो इनको रीअरेंज कर दें, इनको रीअरेंज कर दें तो दूसरे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल मास अगर आपको लिखना है, एक्सपेरिमेंटल मास या मास ऑफ सैंपल, इसको मास ऑफ सैंपल भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। रीअरेंज कर दिया। इस सेकंड फॉर्मूला को भी रीअरेंज कर लें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सैंपल, सैंपल मतलब जो प्रॉब्लम में हम बात करेंगे जिसके बारे में भी, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। इसको भी रीअरेंज कर दिया। ये फॉर्मूला आपको यूज करने हैं। कुछ और बातें भी बताई थी मैंने आपको, मैं वो फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर मेटल्स, मेटल्स आपने फॉर मेटल्स आपने लिखा था एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इक्वल टू 6.4। इसका नाम है ड्यूलॉन्ग पेटेट्स लॉ। अभी ये फॉर्मूला याद रखें, फिजिक्स में आपको काम आएगा। फिजिक्स में डेरिवेशन भी आता है। स्पेसिफिक हीट की यूनिट आपको लेनी है कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट आपने नाम सुना होगा, 9th 10th में थोड़ा बहुत तो नाम सुना होगा। हीट सुना होगा, स्पेसिफिक हीट सुना होगा।
हर एक सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, उसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं। इसका डिटेल हमें अभी यहाँ चाहिए नहीं, जरूरत नहीं है, ये अभी आपके लिए इररिलीवेंट है। बस स्पेसिफिक हीट की वैल्यू प्रॉब्लम में दी जाएगी आपको, इसकी वैल्यू प्रॉब्लम में दी जाएगी, वो वैल्यू आप यूज करके मेटल का एटॉमिक मास निकालते हैं। तो अभी स्पेसिफिक हीट का डिटेल आपके लिए इररिलीवेंट है, ये वैल्यू आपको नोन है ऐसे मान लें। इसके बाद हमने एक फॉर्मूला लिखा था वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या है? m/2 मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको रीअरेंज करके फॉर्मूला बन जाएगा मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये होगा मोलर मास हाइड्रोजन का होता है 2, तो होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और ये आंसर आएगा ग्राम में। वीडी मतलब वेपर डेंसिटी। तो इसका भी यूज होगा आगे फ्रीक्वेंटली। अब मैं एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर रहा हूं फॉर गैसेस, फॉर गैसेस ओनली। फॉर गैसेस ओनली, और गैसेस की कंडीशंस भी गिवन है। 1 एटमॉस्फेयर पे गैस का प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर होना चाहिए 273 केल्विन। ये गैस की कंडीशन फिक्स करनी है। प्रॉब्लम में लिखा होगा, या तो ये कंडीशन लिखी होती है या इसकी जगह STP लिखा होगा। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो या तो ये P और T लिखा होगा, या लिखा होगा STP, या लिखा होगा NTP, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैस इन कंडीशंस में आपको दी गई है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, बाद में आपको समझाएंगे गैस स्टेट चैप्टर जब पढ़ाएंगे। तो गैसेस के लिए फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स का, ये लिख लें। ये गैस स्टेट चैप्टर में ही आएगा, वहां पे इसका डेरिवेशन आता है। अभी मैं सीधे लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस एट STP, ध्यान देना, इन कंडीशंस में, इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम in liters divided by 22.4, 22.4 से डिवाइड कर देना है, तो आपको गैस के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं। मान लीजिए कि आपके पास मीथेन है एट STP, उसका वॉल्यूम दिया गया है से 44.8 लीटर। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स।
तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बस इस कंडीशन पे ध्यान देना, एसटीपी पे ये वॉल्यूम दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो 44.8 में डिवाइड कर दिया 22.4 से, तो 2 मोल्स आपको मिल गए। उल्टा भी पूछ सकते हैं, से आपके पास है 1.5 मोल हीलियम एट एसटीपी, फाइंड इट्स वॉल्यूम। उल्टा भी पूछ सकते हैं आपसे। बिल्कुल सिंपल है, इसको रीअरेंज कर लो। मोल्स इंटू 22.4 इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम। बिल्कुल ठीक आंसर है। एक्सपेरिमेंटल वॉल्यूम इक्वल टू मोल्स इंटू 22.4। तो मोल्स 1.5 है इंटू 22.4, 33.6 लीटर। अब अगर आपसे पूछें इन दोनों फॉर्मूला को रीअरेंज करके इस तरह से, इससे आपके पास है 33.6 लीटर हीलियम एट एसटीपी, ये आपके पास है। फाइंड मास ऑफ हीलियम। आपको हीलियम का एटॉमिक मास दिया गया है। एटॉमिक मास हीलियम का आपको दिया गया है। तो बिल्कुल ठीक आंसर है, ध्यान दें। मान लेते हैं कि हीलियम का मास x ग्राम है। हीलियम का मास x ग्राम है, तो x ग्राम में हीलियम के कितने मोल्स होंगे? तो एक्सपेरिमेंटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एक्सपेरिमेंटल मास बाय मोलर मास, एक्सपेरिमेंटल मास ग्राम में, तो मोलर मास 4 ग्राम। तो हीलियम के x ग्राम में जितने मोल्स होंगे वही 33.6 लीटर में होंगे, क्योंकि इतने वॉल्यूम का ही ये मास है। तो इस वॉल्यूम में मोल्स कितने हैं? 33.6 में डिवाइड कर दें 22.4 से, सॉल्व करके x निकाल लें आप, ये आएगा 6 ग्राम। तो जितने मोल्स हीलियम के x ग्राम में इसी का मास है, उतने ही मोल्स 33.6 लीटर में होंगे। ठीक है, अब देखें आगे। अभी वॉल्यूम मैंने लीटर में दे दिया, हो सकता है ये किसी और यूनिट में हो, तो आप लिख लें, सिंपल सी बात है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, या मिलीलीटर को आप लिख सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर
क्यूबिक सेंटीमीटर को सिंपली सीसीवी लिख देते हैं, या ये 1 डेसीमीटर क्यूब भी होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब। ये सब एक ही है। और 10⁻³ मीटर आप लिख सकते हैं। तो ये सब 1 लीटर के बराबर है। तो अगर वॉल्यूम किसी और यूनिट में दिया गया हो तो उसको आप लीटर में कन्वर्ट करें, इसके बाद 22.4 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें यूज करनी है। तो प्रीवियस लेक्चर्स आपने सुन लिए होंगे जो बच्चे लेट आए। अब ध्यान दें, अब मैं बात कर रहा हूं सिंपल कंपोजिशन की। सिंपल कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो देखो, केमिस्ट्री में क्या है, आप पहले हेडिंग लिख लें, डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड परसेंट कंपोजिशन। अब हम इस पॉइंट पे आ रहे हैं। देखो, जैसे आपको कोई फॉर्मूला दिया जाए, ax b2c3 होल y, ऐसे कोई आपको फॉर्मूला दे दिया गया है, और मान लीजिए इस मॉलिक्यूल के आपके पास n मोल्स हैं, इस मॉलिक्यूल के आपके पास n मोल है। तो ध्यान देना, आप क्या लिखेंगे इससे, अगर सबके मोल्स लिखने हैं तो मोल्स ऑफ ए इक्वल टू x टाइम्स n। जो टोटल मॉलिक्यूल के मोल्स हैं उसमें इस कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे x। ये जो कॉफिशिएंट है x, 2, 3, y, इन कॉफिशिएंट का नाम है, स्पेशल नाम है इन सारे कॉफिशिएंट का। इन कॉफिशिएंट को कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। तो आपको इसको स्टोइशियोमेट्रिक कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप सारे एटम्स के मोल्स लिख सकते हैं। ये मैंने मोल्स ऑफ ए लिखे, मोल्स ऑफ बी आप लिख सकते हैं, क्या होगा। तो ध्यान देना, यहाँ पे 2 है और उसका होल y है, तो ये होगा 2y टाइम्स n। मोल्स ऑफ सी क्या होगा, 3yn। और टोटल मोल्स ऑफ एटम क्या हो जाएगा, टोटल मोल्स ऑफ एटम्स, आपके पास 3 तरह के एटम है इसमें, ए बी सी। टोटल मोल्स ऑफ एटम क्या हो जाएगा, तीनों के ऐड कर लो, ये लिखे हुए xn प्लस 3yn प्लस 2yn। ये टोटल मोल्स ऑफ एटम हो जाएगा।
तो अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल के मोल्स मालूम है तो इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स उसके अंदर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपको फॉर्मूला से पता लगता है। दूसरा दूसरा क्या पता लगता है इससे? तो ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है इसके कॉफिशिएंट आपको मास रेशियो की इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके कॉफिशिएंट आपको मास रेशियो की इंफॉर्मेशन देते हैं या मोल रेशियो की। तो इस फॉर्मूला को देख के आप मोल का रेशियो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? लिखें फर्दर, इसी फॉर्मूला से कंक्लूड कर रहा हूं मैं। मोल्स ऑफ ए बाई मोल्स ऑफ बी, अगर ये फॉर्मूला लिखना है तो ए का कॉफिशिएंट है x और बी का कॉफिशिएंट है 2 और उसका होल y, तो 2y। ये ए और बी के लिए आप रेशियो लिख सकते हैं। ऐसे ही ए और सी के लिए लिख सकते हैं, बी और सी के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं मोल्स ऑफ ए बाई मोल्स ऑफ सी। किन्हीं भी दो एटम के लिए आप रेशियो लिख सकते हैं। इक्वल टू हो जाएगा x/3y। और अगर आप लिखें मोल्स ऑफ बी बाई मोल्स ऑफ सी, तो ये हो जाएगा 2y/3y, मतलब 2/3। 2/3। तो कोई भी फॉर्मूला आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? कोई भी फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें, जैसे एक कंपाउंड है हमारे पास Al2O3। Al2O3 में ये कॉफिशिएंट 2 और 3 क्या इंफॉर्मेशन देते हैं बताएं? नंबर ऑफ मोल्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स। ऑप्शन सी, रेशियो ऑफ मोल्स। ऑप्शन डी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बताएं इनमें से करेक्ट आंसर्स कौन कौन से हैं? फिर से सुन लें प्रॉब्लम। प्रॉब्लम फिर से सुन लें। इस फॉर्मूला में ये कॉफिशिएंट 2 और 3 क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? तो करेक्ट आंसर है, ये कॉफिशिएंट 2 और 3 देते हैं रेशियो ऑफ मोल्स। रेशियो ऑफ मोल्स आपको देते हैं, ना तो ये नंबर ऑफ मोल्स आपको बताते हैं, ना आपको ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताते हैं, ना आपको ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताते हैं।
ये केवल ये बताते हैं कि एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन किस मोल रेशियो में कंबाइन करेंगे। Aluminium and oxygen will combine in 2:3 mole ratio। तो इसको देख के आप ये लिख सकते हैं, moles of aluminium by moles of O atom equal to 2/3। किसी भी फॉर्मूला से मोल्स का रेशियो पता लगता है। यहां पे मैं आपको करेक्ट कर दूं, कई बच्चों ने लिखा कि इससे पता लगता है अमाउंट ऑफ एलिमेंट, बिल्कुल गलत है। इससे पता लगता है रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट। अगर मैं आगे वर्ड यूज कर देता रेशियो तो फिर बी करेक्ट हो जाता। अमाउंट पता नहीं लगती, इससे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की अमाउंट का रेशियो पता लगता है। कुछ बच्चों ने डी कहा, डी भी गलत है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता नहीं लगते, यहां भी सेम है। आपको कहना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आपको याद आ रहा हो, थोड़ा भी एक लाइन बोलूंगा, डिटेल बाद में पढ़ाएंगे आपको। आपने 9th-10th में कहीं पे पढ़ा है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल कितने बच्चों ने पढ़ा इसको? यस बोले। कहीं आया था 9th-10th में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बताएं आप, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल का पहला पॉइंट क्या है? किसी को याद हो पहला पॉइंट? उन्होंने कहा था एटम हाँ, एक मिनट एक मिनट, देखो इधर देखो। पहले तो ये कुशल की प्रॉब्लम देख लें आप। इन्होंने कहा कि मैंने हेडिंग में ये कहा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स और परसेंट कंपोजिशन बताने वाले हैं, बिल्कुल सही है। अभी आपको समझ में आएगा कि वो सैंपल की बात कर रहा हूं, फॉर्मूला की नहीं। मैं एक सैंपल की बात करूंगा, अभी ये बात आपको क्लियर होगी क्वेश्चन से। अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, समझ में आ जाएगा। तो डाल्टन ने पहला पॉइंट ये कहा था कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है, बिल्कुल ठीक है। फिर उन्होंने एक लॉ दिया था, लॉ कौन सा लॉ था? दो एटम के कॉम्बिनेशन के लिए, दो एटम के कॉम्बिनेशन के लिए एक लॉ भी दिया था, स्टेटमेंट दिया था। क्या था वो? हाँ बिल्कुल सही वर्ड है, लॉ ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन वर्ड का क्या मतलब है? वो ने बिल्कुल करेक्ट वर्ड यूज किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोर्शन? नित्या ने भी करेक्ट वर्ड यूज किया, कांस्टेंट प्रपोर्शन। दोनों बातें एक ही है। प्रपोर्शन वर्ड का मतलब क्या है जो डाल्टन ने कहा था? डाल्टन ने कहा था कि दो एलिमेंट जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे 1:2 रेशियो में, तब मॉलिक्यूल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये कॉफिशिएंट 1 और कॉफिशिएंट 2 आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? प्रोपोर्शन की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, रेशियो की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं।
कोई सब्सटेंस या कोई सैंपल बनाने में ये किस रेशियो में कंबाइन करने वाले हैं? ठीक है, अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। देखो एक प्रॉब्लम लेते हैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने के लिए, ध्यान दो। जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, ये K4FeCN6, ये कोई मॉलिक्यूल है, इसका सैंपल आपके पास है, इसका सैंपल आपके पास है। इस सैंपल की जो टोटल अमाउंट है वो 1.5 मोल है। इस पूरे सैंपल की अमाउंट 1.5 मोल है। ध्यान देना कुशल, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इससे। इस पूरे सैंपल की अमाउंट 1.5 मोल है। तो इस सैंपल में नाइट्रोजन के मोल्स कितने होंगे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 6 टाइम्स 1.5। मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे? 6 टाइम्स 1.5। मोल्स ऑफ पोटेशियम कितने होंगे? 4 टाइम्स 1.5। ठीक है, चलो देखो इधर काम की चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये ऑब्जर्व करें आप। सैंपल आपने 1.5 मोल लिया। कार्बन और पोटेशियम के मोल्स का रेशियो निकालें, कितना आएगा? मोल्स ऑफ कार्बन एंड मोल्स ऑफ पोटेशियम, ये रेशियो कितना आएगा? 6/4 और 3/2। 1.5 1.5 कैंसिल हो जाएगा। आप बताओ मुझे, सैंपल की अमाउंट अगर मैं इंक्रीज करके 3.5 मोल ले लूं तो क्या इस रेशियो में चेंज आएगा? कोई भी सैंपल की अमाउंट मैं ले लूं, क्या ये रेशियो बदलेगा? ये रेशियो कभी नहीं बदलेगा। ये रेशियो कांस्टेंट होगा। सैंपल की चाहे जितनी अमाउंट आप ले लें। तो अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला से रेशियो लिख देता तब भी यही आता। कार्बन का कॉफिशिएंट है 6, पोटेशियम का कॉफिशिएंट है 4, मैं डायरेक्ट 6/4 कर देता तो भी यही आना था, इस तरह से ना करके। तो जो मोल रेशियो है वो हमेशा 3/2 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लॉज अभी बाद में पढ़ेंगे, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं। बट सिंपल बात यह है कि ये कॉफिशिएंट आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन देते हैं? मोल रेशियो की। और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदलते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सैंपल ऑफ अमाउंट। सैंपल के सॉरी अमाउंट है इसकी कितनी, ये देखना है आपको। सैंपल की अमाउंट बदलेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदलेंगे। जैसे 1.5 मोल में कार्बन बताने कितने हैं, तो मोल्स ऑफ कार्बन इक्वल टू 6 × 1.5, तो ये आ गए 9।
मोल्स ऑफ कार्बन 9 आ गए, तो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे? तो मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो 9 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होते रहेंगे सैंपल के अमाउंट के साथ, बट ये रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, दूसरे प्रॉब्लम देखें, इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान दें, मान लीजिए मेरे पास कोई एक सैंपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक कोई सैंपल है, ठीक है। इस सैंपल में अगर मैं कहूं कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम, पूरे सैंपल में मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स से 10 है, बताओ मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम कितने होंगे? इफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम 10, तो मोल्स ऑफ कैल्शियम एटम कितने? बिल्कुल सिंपल है। कैसे निकाला हमने ये, इस बात पे ध्यान देना कि हमने निकाला कैसे। तो पॉइंट ये है कि कैल्शियम और ऑक्सीजन के मोल का रेशियो क्या है, ये फॉर्मूला ने बताया। मोल्स ऑफ कैल्शियम बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसको देखकर आप एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, सॉरी, इसको देख के एक रेशियो लिख सकते हैं 1/2 फ्रॉम फॉर्मूला। कैल्शियम के मोल्स मालूम नहीं, n मान लेते हैं। ऑक्सीजन के मोल्स मालूम है 10 इक्वल टू 1/2, तो n कितना आ गया? 5। तो आपने ये 5 आंसर निकालने के लिए मोल रेशियो का ही यूज किया है। 5 आंसर निकालने के लिए मोल रेशियो का यूज किया। तो ध्यान रखना, फॉर्मूला के कॉफिशिएंट आपको क्या इंफॉर्मेशन देते हैं? रेशियो ऑफ मोल्स। कुशल, आप कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया आपको? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? चलो देखो आगे, फर्दर देखो, ध्यान दें। अब अगर आपसे ये कहा जाए, लिखें, आपसे अगर ये कहा जाए कि हमारे पास दो सैंपल हैं, दो सैंपल हैं, एक Mn2OX, सॉरी Mn2O7 ले लो, फॉर्मूला ही ले लो, दूसरा MnO2, ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास हैं Mn और ऑक्सीजन के। आप बताएं मुझे इन दोनों को किस मोल रेशियो में मिक्स करें, इन दोनों को किस मोल रेशियो में मिक्स करें। ठीक है, कि ऑक्सीजन की अमाउंट लिख लें आप, किस मोल रेशियो में इन दोनों को मिक्स करें। कि Mn और ऑक्सीजन की अमाउंट का रेशियो, ऑक्सीजन Mn और ऑक्सीजन के मोल का रेशियो 1/2 बन जाए।
फिर से सुनो, Mn2O7 और MnO2 को किस मोल रेशियो में मिक्स करें? कि Mn और O का मोल रेशियो 1:2 हो जाए। तो देखो बिल्कुल आसान है, टाइम दो, करना चाहते हैं बताओ मैं, आप ट्राई करना चाहते हैं बताओ मैं। करो जल्दी करो। देख लो, इतनी देर की प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान दो। मान लेते हैं इनको A:B मोल रेशियो में मिला दिया, तो आपको A/B बताना है। सिंपल है, गिवन है आपको Mn और O के मोल का रेशियो। तो क्या करना है आपको, इसका मोल पार्ट A है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो Mn2A पार्ट यहां से आया और इसको मिलाया, इसका कॉफिशिएंट 1 है, B यहां से आया, डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन यहां हो जाएगा 7A मोल और यहां हो जाएगा 2B। ये रेशियो आपको 1/2 दे रखा है, टोटल Mn टोटल O के मोल का रेशियो। अब आपको A/B निकालना है, तो क्या करें, B से ऊपर नीचे डिवाइड कर लें, ये हो जाएगा 2A/B+1, ये हो जाएगा 7A/B+2 इक्वल टू 1/2। बस इसको सॉल्व करके A/B निकाल लो। तो ये तो प्रॉब्लम मैंने केवल इसलिए आपको दी है कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये कॉफिशिएंट मोल रेशियो बताते हैं। चलो देखो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो। अब जैसे मान लीजिए आपके पास एक आयन है HSO4- और इसके से 2.5 मोल अमाउंट है, इसकी मोल में अमाउंट 2.5 मोल है। आपको क्या क्या बताना है ये लिख लें।
फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द सैंपल, इन दिस सैंपल। आपको बताना है नंबर ऑफ टोटल एटम्स, then total number of electrons and total number of neutrons। आपको इनके सबके एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिए जाएंगे। फास्ट करें इसको, अगर आप कर सकते हैं तो फास्ट करें। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। कनक का आंसर बिल्कुल सही है। चलो देख लें, जिन्होंने कर लिया है वो अपने आंसर्स मैच करें। अब बाद में लिखना, ध्यान से देखो इधर। पहला पार्ट है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो सबसे पहले निकालेंगे आप मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स में क्या करना, 2.5 मोल मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट। 2.5 मोल सैंपल के हैं, मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट 10 मोल आ गए। पर मैंने मोल तो पूछा नहीं, मैंने तो पूछा नंबर। मोल तो अमाउंट की यूनिट है, ये तो अमाउंट आई सैंपल में ऑक्सीजन की। नंबर ऑफ ओ एटम्स कितने, तो ये हो जाएगा मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखें, नंबर ऑफ टोटल एटम्स चाहिए। तो क्या करना, जब टोटल एटम्स पूछे जाएं तो ये जो कॉफिशिएंट है इनको ऐड कर लो। 4 सल्फर का कॉफिशिएंट 1, हाइड्रोजन का कॉफिशिएंट 1, 4 + 1 + 1 6 कॉफिशिएंट हो गया। टोटल कॉफिशिएंट ले लो आप, तो मोल्स ऑफ टोटल एटम्स और ऑल एटम्स ये हो जाएगा 2.5 × 6। 6 से मल्टीप्लाई कर दो,
4 इंटू 1, 4 प्लस 1 प्लस 1, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो मोल्स आए। नाउ व्हाट अबाउट टोटल नंबर ऑफ एटम्स? तो मोल्स में मल्टीप्लाई कर दें किससे? एवोगैड्रो नंबर से। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड, अब बताने हैं आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए सबसे पहले आप निकाल लें नंबर ऑफ आयन्स। इस पूरे आयन के कितने मोल हैं? 2.5, ये अमाउंट है। 1 मोल अमाउंट में कितने आयन होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 2.5 मोल में कितने होंगे? तो नंबर ऑफ HSO4 माइनस आयन, ये हो जाएगा 2.5 मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये समझ में आ गया आप सबको? इस पूरे आयन सैंपल के मोल है 2.5, अमाउंट है। इसमें आयन का नंबर क्या होगा? तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा देखें, एक HSO4 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक HSO4 माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन? टोटल इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1। सल्फर के पास 16, एटॉमिक नंबर के बराबर। 4 ऑक्सीजन है, और एक ये एनायन का, ये ध्यान रखना, एनायन की वजह से भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। निगेटिव चार्ज है तो ऐड करेंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते। तो एक आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 32 प्लस 16, 48 प्लस 2, 50। एक आयन के पास 50 इलेक्ट्रॉन। और हमारे पास हैं इतने आयन, 2.5 इंटू Na। तो व्हाट अबाउट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा 50 टाइम्स ऑफ 2.5 Na। इतने आयन है और एक आयन में 50 है। ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देख लें, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आंसर करें सारे बच्चे। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वंशिका का करेक्ट आंसर है। वंशिका, करंदी, वृद्धि, ये सब करेक्ट है।
ये आएगा 48 इंटू 2.5 इंटू Na। 48 आएगा। देखो सिंपल है, आयंस आपके पास इतने हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं किसी को। आयन आपके पास इतने हैं, जस्ट ये बताना एक आयन के पास कितने न्यूट्रॉन हैं। एक आयन के पास न्यूट्रॉन कितने हैं? तो हाइड्रोजन के पास तो न्यूट्रॉन होता नहीं है। न्यूट्रॉन होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होता है न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन के पास तो है नहीं। सल्फर के पास 16 है, ऑक्सीजन के पास 8 है। और आपको मालूम है कि न्यूट्रॉन का चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। ये आएगा 48। तो एक आयन के पास 48 न्यूट्रॉन। एक आयन के पास 48 न्यूट्रॉन। तो 2.5 इंटू Na आयंस के पास कितने? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो जाएगा 48 इंटू 2.5 इंटू Na। ठीक है, सबको समझ में आ गया? किसी को कोई पार्ट दोबारा पूछना हो जल्दी करो। कोई भी पार्ट ऐसा जो आपको क्लियर ना हुआ हो। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। एक और सिंपल प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट लिखें। आपके पास है, मान लेते हैं यूरिया, बहुत सिंपल प्रॉब्लम दे रहा हूं। N2H4CO आपके पास यूरिया है 120 ग्राम। 120 ग्राम यूरिया है। फाइंड फाइंड नंबर ऑफ H atoms in the sample. Find total number of atoms. Third, total number of neutrons. करो जल्दी, बिल्कुल आसान प्रॉब्लम। इनके डाटा आपको गिवन है। नाइट्रोजन 14 7, हाइड्रोजन 1 1, कार्बन 12 6, ऑक्सीजन 16 8।
चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर्स किए आप लोगों ने। ध्यान दें, जिनको ये अभी भी बात समझ में नहीं आ पा रही है कैसे करना है, ध्यान दें। ये 120 ग्राम अमाउंट को सबसे पहले मोल्स में बदल लें। तो सबसे पहले निकाल लें मोल्स ऑफ यूरिया। ये बिल्कुल पिछली प्रॉब्लम जैसी हो जाएगी। मोल्स आपको मालूम है, ये है एक्सपेरिमेंटल मास बाय मोलर मास। एक्सपेरिमेंटल मास गिवन है 120 ग्राम। यूरिया का मोलर मास आप निकालें, आएगा 60। तो यूरिया के 2 मोल्स आपके पास हैं। सबसे पहला काम है इस ग्राम में जो अमाउंट दी गई है उसको मोल में कन्वर्ट कर लेना। अब एक एक करके सारे पार्ट हो जाएंगे बिल्कुल आसान, क्योंकि हमें मालूम है ये सब मोल रेशियो है, कॉफिशिएंट। तो अब सैंपल की बात करें तो मोल्स ऑफ एच एटम्स कितने होने चाहिए? ये हो जाएगा 2 टाइम्स 4, 8 मोल्स। नंबर ऑफ एच एटम्स कितने? 8 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट। टोटल नंबर ऑफ एटम्स तो निकाल लो आप। मोल्स ऑफ टोटल एटम्स कितने हैं? तो इनके कॉफिशिएंट को ऐड करो। 2 + 4 + 1 + 1, तो ये आएगा 8। तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स 2। 2 मोल यूरिया के हैं, उसको 8 टाइम्स कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा 16 इंटू एवोगैड्रो नंबर। और तीसरी प्रॉब्लम बिल्कुल आसान है। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो बताइए, एक यूरिया मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन? 2 नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। एक यूरिया मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन कितने हैं? तो 7 + 7 + 0। हाइड्रोजन में 0, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, 28। ये है न्यूट्रॉन इन 1 यूरिया मॉलिक्यूल। और हैं कितने यूरिया मॉलिक्यूल्स हमारे पास? बताओ, नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 इंटू Na। भाई 2 मोल है यूरिया मॉलिक्यूल के, तो 2 इंटू Na उनका नंबर हो गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? ये हो जाएगा 2 इंटू Na मल्टीप्लाई बाई 28। देखो, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अगर आप ये लेक्चर डेस्कटॉप या लैपटॉप पे अटेंड कर रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। अगर आप मोबाइल पे अटेंड कर रहे हैं तो क्लैरिटी कम आती है। तो या तो लैपटॉप पे अटेंड करें या डेस्कटॉप पे। इवन
टैब भी प्रॉपर नहीं काम करती है। बड़ी स्क्रीन होगी जितनी, उतना ही आपको क्लियर समझ में आएगा। समझ में आ गया? तो आप नंबर काउंट कर सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं परसेंट अमाउंट की। परसेंट अमाउंट के लिए सैंपल की अमाउंट जानना जरूरी नहीं है। परसेंट अमाउंट के लिए सैंपल की अमाउंट जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, लिखो आप। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन बहुत ही आसान टॉपिक है ये। तो परसेंट अमाउंट ऑफ अ कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, इक्वल टू अमाउंट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 100। अब ये ध्यान देना कि मैंने यहाँ पे सैंपल की अमाउंट को मान लिया है 1 मोल। परसेंट निकालना है तो कुछ भी मान सकते हैं। तो सैंपल आपको 1 मोल लेके चलना है। अगर सैंपल 10 मोल भी ले लेंगे तो इस परसेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि N2H4CO, जो अभी अभी आपने लिखा था, यूरिया में परसेंट नाइट्रोजन बताओ। यूरिया में परसेंट नाइट्रोजन निकालो। तो ध्यान दें, कंपोनेंट हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन हो गया। तो परसेंट नाइट्रोजन का फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बाय मोलर मास ऑफ यूरिया इंटू 100। कंपोनेंट हमारा नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, अब मान लें कि इसकी अमाउंट 1 मोल है। एज्यूम करें इसकी अमाउंट 1 मोल है। अगर इसकी अमाउंट 1 मोल है तो सोडियम के कितने मोल, नाइट्रोजन के कितने मोल होंगे? 2 मोल। नाइट्रोजन के 2 मोल होंगे तो ग्राम में अमाउंट क्या होगी? मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन 14 होता है। ये नाइट्रोजन की अमाउंट होगी, मोल्स इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ यूरिया इंटू 100 इंटू 100। फिर से देख लें, इस सैंपल के मोल मैंने मान लिए 1 मोल। तो नाइट्रोजन की अमाउंट हो गई 1 इंटू 2, 2 मोल। ग्राम में आ जाएगी 2 इंटू 14, उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया। यूरिया का मोलर मास हो गया 60 इंटू 100। अब आप खुद सोचो, अगर ये 1 मोल की जगह 10 मोल लेते तो क्या फर्क पड़ जाता, बोलो? परसेंट में कोई फर्क पड़ता? कोई चेंज नहीं आता। भाई नाइट्रोजन के मोल हो जाते 10 इंटू 2, मतलब 10 टाइम्स नाइट्रोजन के मोल बढ़ते।
तो 10 टाइम्स यूरिया का भी तो मास बढ़ता है, ये कैंसिल हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना चाहे सैंपल ले ले, परसेंट अमाउंट वही आती है। इसलिए सिंपलेस्ट तो ये है कि आप उसका 1 मोल एज्यूम कर लो। तो ये आ गई परसेंट नाइट्रोजन। अब यहाँ पे जो मैंने वर्ड यूज किया कंपोनेंट, इस पर ध्यान देना है। कंपोनेंट का मतलब कुछ भी हो सकता है। कंपोनेंट का मतलब ये नहीं कि केवल एटम की बात कर रहा हूं मैं, केवल एटम की बात नहीं हो रही है। जैसे नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो, समझ में आ जाएगा आपको। ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है Na2SO4.10H2O, इसको कहते हैं ग्लोबल सॉल्ट। धीरे धीरे आपको एक फॉर्मूला याद हो जाने चाहिए, ग्लोबल सॉल्ट के नाम से ही आती है प्रॉब्लम, GLAU, ग्लोबल सॉल्ट। आप बताओ परसेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। परसेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपको इनके एटॉमिक मासेस दिए गए, सोडियम 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, ये एटॉमिक मासेस दिए गए। परसेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताना है। तो देखो, अब कंपोनेंट हमारे लिए क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रॉब्लम में कंपोनेंट क्या है आपके लिए, कंपोनेंट वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आगे जो 10H2O लिखा है, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, 10H2O। तो सबसे पहले यही निकालते हैं, एज्यूम करते हैं इस पूरे सैंपल का 1 मोल है। ये एज्यूम कर लें कि पूरे सैंपल का 1 मोल है। तो अमाउंट ऑफ H2O, या पहले मैं कहूं मोल्स के टर्म में करो आंसर, मोल्स ऑफ H2O कितने होंगे, वो है 10 टाइम्स। अगर पूरे सैंपल का 1 मोल है तो H2O के मोल्स 10 टाइम्स हो जाएंगे। व्हाट अबाउट अमाउंट ऑफ H2O इन ग्राम, तो इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो। H2O का मोलर मास होता है 18, तो 180 ग्राम आपके पास H2O है। और अब आप निकालें मोलर मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट।
मोलर मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट, तो ये हो जाएगा 2 सोडियम है 2 इंटू 23, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है और 10 मोल H2O है, 10 इंटू 18। निकाल लें जो भी ये मास आएगा उसको आप इस फॉर्मूला में रख दें। सॉल्व करें, आएगा 322। तो इस फॉर्मूला में रख दें परसेंट H2O इक्वल टू अमाउंट ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। सॉल्व कर लेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये जो मैंने वर्ड यूज किया है कंपोनेंट, कंपोनेंट के लिए केवल एक एटम हो सकता है वो कंपोनेंट। वो कंपोनेंट पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हो सकता है या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है। तीसरा वो कंपोनेंट आयन भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखें। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास है एल्यूमिनियम सल्फेट, बताओ परसेंट सल्फेट आयन कितना, परसेंट सल्फेट आयन कितना। तो वो आयन सल्फेट भी हो सकता है। इनके एटॉमिक मासेस आपको धीरे धीरे याद हो जाने चाहिए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27, सल्फर का भी अभी आपने लिखा था 32, ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मासेस। तो आप एज्यूम करें कि इसका आपके पास 1 मोल है, तो सल्फेट आयन के 3 मोल हो जाएंगे। तो अमाउंट ऑफ सल्फेट आयन, अमाउंट ऑफ सल्फेट आयन ये हो जाएगी 3 टाइम्स सल्फेट आयन का फॉर्मूला मास 96। आप निकाल लें 32 प्लस 64, ये आ गया। व्हाट अबाउट मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट तो हो जाएगा 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू 96। सॉल्व कर लें इसको, इसको सॉल्व करें 342 आएगा। तो अब आप सीधे लिख लें परसेंट सल्फेट कितना, तो अमाउंट ऑफ सल्फेट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? से यस और नो। कोई चाहता है कि दोबारा करूं इसको?
अब देखो, इस पे जो एक्चुअल में कंपटीशन में प्रॉब्लम आती है वो ये है, ये क्वेश्चन अब इस तरह के कंपटीशन में नहीं आते। कंपटीशन में जो प्रॉब्लम आती है वो ये है, लिखें। कंपटीशन में प्रॉब्लम ये आती है, जैसे वो कहते हैं कि आपके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल है, आपके पास प्रोटीन मॉलिक्यूल है, हमें नहीं मालूम कौन सा प्रोटीन, बट इसमें परसेंट नाइट्रोजन आपको दे दिया। परसेंट नाइट्रोजन है 0.02। प्रोटीन में परसेंट नाइट्रोजन 0.02 है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा फाइंड मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मिनिमम मोलर मास ऑफ प्रोटीन। ये प्रॉब्लम हर एक कंपटीशन में आई हुई है और यही रिपीट होती रहती है अगर इससे कोई प्रॉब्लम बनाए तो। प्रॉब्लम ये कंपटीशन में आई हुई है, तो देखें बिल्कुल आसान है। करूं या करना चाहते हैं? कर दूं इसको मैं? हाँ देखो, कई बच्चों ने कर लिया है, ध्यान दें, आंसर मैच करें। सबसे पहली बात है, मिनिमम मोलर मास में मिनिमम वर्ड की मीनिंग क्या है? मिनिमम का मतलब ये है, टेक वन एन एटम इन प्रोटीन। प्रोटीन में कार्बन के कई कई एटम हो सकते हैं, हाइड्रोजन के कई कई एटम हो सकते हैं, नाइट्रोजन का एटम एक ही लेना है, ऑक्सीजन के कई एटम हो सकते हैं, सल्फर भी हो सकता है, बट नाइट्रोजन एक ही लेना है। ये इस वर्ड की मीनिंग है। अगर आप चाहते हैं मिनिमम मोलर मास हो, इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ नाइट्रोजन हो, मिनिमम मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो, सॉरी मोल्स, मिनिमम मोल्स हो तो मिनिमम तो एक ही हो सकता है। कॉफिशिएंट इंटीजर होगा तो एक ही होगा। ये कॉफिशिएंट फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, इंटीजर होते हैं तो एक ही पॉसिबल है। ये है मिनिमम वर्ड की मीनिंग। तो मान लेते हैं इसका मिनिमम मोलर मास m है, तो परसेंट नाइट्रोजन आपको दे रखा है 0.02 इक्वल टू अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हो जाएगी 14 ग्राम। कैसे कह दिया 14 ग्राम? एक एन लेना है, कोफिशिएंट 1 लेना है, इसका मोल 1 लेना है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ प्रोटीन इनटू 100, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट बाय मोलर मास। ये है परसेंट कंपोनेंट, कंपोनेंट है नाइट्रोजन। आ गया समझ में? तो मोलर मास निकाल लेंगे।
कोई ऐसा है जिसे समझ में ना आया हो? देखो, ध्यान दो। पहले तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखो, परसेंट एन का मतलब क्या है। कुछ नया नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले परसेंट एन का फॉर्मूला लिखो। वो है अमाउंट ऑफ एन इन प्रोटीन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ प्रोटीन इनटू 100। एक एक करके बोलते जाना। बोलो यस या नो। ये लिखने में कोई प्रॉब्लम है? ठीक। परसेंट एन आपको मालूम है, ये रखा है तो। आपको चाहिए मोलर मास। अब जरा कॉमन सेंस लगाइए आप। कॉमन सेंस क्या? ध्यान दो, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, मैथमेटिकली में जा रहा हूं। परसेंट एन आपको दे रखा है 0.02। ये लिखने में कोई प्रॉब्लम है किसी को? इज देयर एनी प्रॉब्लम? ये तो मैंने फॉर्मूला ही लिखा है। अभिषेक, कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। अब बताओ, सिंपल सी मैथमेटिक्स यूज करके, सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके आपको चाहिए मिनिमम मोलर मास। तो ये वैल्यू न्यूमेरिकली क्या ले सकते हैं? मैं ऑप्शन दे रहा हूं। अगर एक नाइट्रोजन एटम प्रोटीन में है तो 14 ग्राम, अगर 1 मोल है तो। 2 मोल है तो 28 ग्राम। 3 मोल नाइट्रोजन के होते तो 42 ग्राम। जैसे जैसे नाइट्रोजन के मोल बढ़ते, नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ती। ठीक है। आप बताओ मुझे, मुझे चाहिए इसका मिनिमम मोलर मास। तो इनमें से नाइट्रोजन के कौन सी अमाउंट हमें यूज करनी चाहिए जिससे मोलर मास मिनिमम बने? अभिषेक बोलेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन की कौन सी अमाउंट रखें जिससे कि मोलर मास मिनिमम आए? भाई 14 ग्राम ही रखना पड़ेगा, न्यूमरेटर मिनिमम होगा तो ये वैल्यू मिनिमम आएगी। और 14 ग्राम का मतलब कितने एन एटम कंसीडर करने पड़ेंगे? एक एन एटम। ठीक है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है किसी को इसमें? कोई प्रॉब्लम है किसी को? चलो इसको आप लोग रिवाइज कर लेना। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन क्लास कंटिन्यू रहेगी आपकी 3:30। ठीक है। जो बच्चे लेट आए हैं या आज पहली क्लास में आए हैं वो अपना ईमेल आईडी दे दें, उस पर पुराने लेक्चर्स में भेज दूंगा। जिन्होंने पहले दी है ईमेल आईडी मैंने भेज दिया है, सबके ईमेल आईडी पे चेक कर लेना। कल कंटिन्यू करते हैं तो पुराने लेक्चर सारे सुन लेना। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।